जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो काफ़ी गैप के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। ऑलमोस्ट शायद 2 हफ्तों के आसपास हो गए हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए नहीं ला पा रहा था। उसका जो रीज़न है आप सभी को पता ही है। और फाइनली अब मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एनालिसिस लेकर। तो अब हम न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से डिटेल में कवर करेंगे। और जो आपका साथ है मैं उम्मीद करता हूँ वो बरकरार रहेगा। और जिस तरीके से आपने पहले सपोर्ट किया है उसी तरह आप अभी भी सपोर्ट करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे कि जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं वो भी हमसे जुड़ सके। क्योंकि चाहे जो हो जाए क्वालिटी हम डिग्रेड नहीं करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल से चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम 12 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। मतलब इसमें एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी के साथ पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलते हैं। और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो कोर्सेस से बनाए गए हैं। उसी के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाता है। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस जो है उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल आज खास है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर है इलेक्टिंग अ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। देखिए अभी हुआ क्या है, महाराष्ट्र में स्पीकर की जो पोजीशन है वो वैकेंट है। ठीक है, मतलब स्पीकर कोई है नहीं। और उसी वजह से डिप्यूटी स्पीकर जो है वो वहाँ पर अपना कार्यकाल जो है वो अदा कर रहे हैं, जो अपना कारभार है वो अदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अब ये पूरा मसला होता क्या है, स्पीकर बोलिए, डिप्यूटी स्पीकर बोलिए, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमारे जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं हमारे एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। अब उसी में से कुछ दृश्य जो है, कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मैं कट करके यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पूरा लेक्चर तो नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, उसमें उनकी जो पावर्स है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की हुई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर किया हुआ है ना, जो हमारे पॉलिटिकल लेक्चर है एमएम एकेडमी ऐप पर। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से हमारे एडिटोरियल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल कर आ रही है वो चीज़ें मैं आपको उसमें से कट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो जैसे हमारे एडिटोरियल का एक बार ओवरव्यू हो जाता है उसके बाद ये वाला जो वीडियो है मैं प्ले कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे फास्ट इनफ टू रीच स्पेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर एलिफेंट रिजर्व जो है उसके यहाँ पर प्रपोज क्या किया गया है, किस तरीके से एलिफेंट, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस पर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडिटोरियल पेज पर, तो एडिटोरियल पेज में लॉस ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल का लॉस हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, जो हमने कितने सारे एडिटोरियल में कवर किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला न्यू मिनिस्ट्री जो लाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए ये वाला एडिटोरियल प्लस ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं हेल्पिंग दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है उसके बारे में दोनों एडिटोरियल बात कर रहे हैं। तो ये दोनों एडिटोरियल जो है हम साथ में कवर करेंगे ही। उसी के साथ साथ द प्रिंट अगर हम देखते हैं, द प्रिंट, उसमें भी इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एडिटोरियल जो है वो आया हुआ है। तो हम तीनों को, तीन एडिटोरियल जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए क्या है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये तो ठीक है हम देखते ही हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो यहाँ पर एडिटोरियल्स आए हुए हैं, अगर बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है इंडियन एक्सप्रेस करे द हिंदू करे। देखिए कोई भी अगर आप एक करते हो तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे द हिंदू के एडिटोरियल जो है वो इसमें आते ही है ना। लेकिन होती है कि अलग अलग लोग लिखते हैं, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल जाए। इसीलिए एज अ सप्लीमेंट के तौर पर हम द हिंदू जो है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। मेन हमारा फोकस इंडियन एक्सप्रेस होता है, लेकिन कुछ सप्लीमेंट हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके लिए द हिंदू जो है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं।
तो अब इसके अलावा भी अगर कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात की जा रही है। यहाँ पर है चेक ऑन बैड लोन्स। अब देखिए यहाँ पर चेक ऑन बैड लोन्स बेसिकली क्या है, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि जो बैड लोन्स हैं, मतलब जो एनपीएज हैं, आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो एनपीए है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा एनपीए जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जब इतने ज़्यादा एनपीए इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसमें से अब निकलेंगे कैसे, क्योंकि एनपीए जितने ज़्यादा हो जाते हैं मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब क्या है, जो बैंक्स है उनको लॉस हुआ है, उनको लॉस हुआ है। अब लॉस जो है वो अगर होता है तो फिर बैंक जो बाकी कस्टमर्स है, जो लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, वो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जब लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, बराबर है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन क्या हुआ, एक रिपोर्ट जो है ना वो निकल कर है, मतलब लेटेस्ट जो आरबीआई है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जो बैंकिंग सेक्टर उसकी हेल्थ किस तरीके से है वो हमें देखने को मिल रही है। उसके तहत अगर हम देखते हैं, आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जो एनपीए है वो यहाँ पर 9.8% जो है वो यहाँ पर रेज हो जाएगा, ऐसा कहा गया। अब ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है या फिर जितना सोचा जा रहा था उससे कम ही हमें देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एनपीए रेशियो है बैंक्स का मार्च 31 तक, ठीक है, वो तो हमें 7.5% जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ अभी अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल पोजीशन है बैंक की, एक गुड न्यूज़ जो है वो निकल कर रही है, कैपिटल पोजीशन जो है बैंक्स की वो यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, वो यहाँ पर सुदृढ़ नज़र आ रही है। क्या होता है, बैंक की किस तरीके की अवस्था है वो उसके कैपिटल से पता चलता है कि उसके पास पैसा कितना है, उससे पता, और ये सही अच्छी नज़र आ रही है। अब उसके पीछे कई कारण जो है वो दिए जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो मोरेटोरियम दिया जा रहा था, है ना। मतलब अच्छी चीज़ जो है वो हम ऑन पेपर अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन रियलिटी में अच्छी चीज़ है या नहीं। क्योंकि देखिए मोरेटोरियम दिया गया मतलब सहूलत कि आपको इतने महीने जो है वो किस्त नहीं भी देते हो तो भी चलेगा। नॉर्मली क्या होता है, एनपीए कब होता है, एनपीए होता है अगर आप 3 महीनों तक किस्त ना दे पाओ। लेकिन अभी मोरेटोरियम की वजह से 3 महीना अगर किस्त नहीं भी आ रही है फिर भी उसको एनपीए में नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि ये तो माफ किया गया है ना। तो इसलिए क्या है, वो एनपीए में अभी तक कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। जब फिर से मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि हाँ यार ये तो सही में नहीं पे कर पा रहे, तब वो एनपीए में जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद कई सारे मेजर्स लिए गए आरबीआई के द्वारा, मतलब उसमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो है, जो हमने पहले कवर किया हुआ है, वो वहाँ पर हमें देखने को मिला, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो एनपीए है वो उस तरीके से नहीं इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि एनपीए जो है आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिले। मेन कंसर्न है एमएसएमई का। एमएसएमई जो है उसमें से जितना पैसा उन्होंने लोन में लिया हुआ है उतना वापस नहीं आ पा रहा है, वहाँ पर एनपीए की समस्या या फिर एनपीए का डर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़, और क्या होता है, जो एमएसएमईज है वहाँ पर इतनी ज़्यादा गारंटी जो है, कोलेटरल जो है वो भी नहीं लिया जाता है ना। तो ये भी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है आपको पता रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर स्टेइंग विद द लाइंस, तो यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है नॉर्मली क्या है कि हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ फंक्शंस जो हमने हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स में देखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। लीजिए एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का ये क्या है, लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक है या नहीं उसको देखना, है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमारे यहाँ पर इंक्रोच कर लेते हैं एक दूसरे के पावर में। जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्रेसिडेंट जो है, वो अगर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, वो लॉ मेकिंग में जा रहे हैं, मतलब लेजिस्लेचर में जा रहे हैं। जुडिशरी अगर आप देखोगे तो वो भी कभी कभार लेजिस्लेचर में घुस जाती है, लॉ बना देती है। रिसेंट टाइम्स में हमने कई बार देखा है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उसको हम फांसी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जिम्मेदार है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए, जो मतलब सेकेंड वेव आई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी जो है काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेचर की इसमें इंक्रोच कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड हमने 3 टर्म्स देखी थी। एक था जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पर जुडिशरी मतलब क्या है कि समझ लो किसी वर्क प्लेस पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है किसी महिला का, और अगर उसके लिए हमारे पास कानून नहीं है, और अगर वो जुडिशरी में जाती है तो जुडिशरी ये बोलेगी क्या, नहीं नहीं तुम वापस जाओ, हमारे पास कानून नहीं है, जब कानून बन जाएगा तब आना, तब हम न्याय देंगे।
तब उन्होंने क्या किया, विशाखा गाइडलाइंस बोली है ना, फटाफट उन्होंने कानून बनाए। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया कि जहाँ पर लेजिस्लेचर कम पड़ रहा है, लेजिस्लेचर नहीं बना पा रहा है कानून, वहाँ पर वो खुद कानून बना लेंगे। दूसरा होता है जुडिशियल ओवररीच। मतलब क्या हो रहा है कि जुडिशरी जो है ज़्यादा ही आगे निकल गई है। मतलब लेजिस्लेचर का, अब वो लेजिस्लेचर को बोल भी नहीं रही है, लेजिस्लेचर के ऊपर ये भी नहीं कर रही है, सीधा वो अपनी कानून बनाती जा रही है। यहाँ पर क्या कर रही है, वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप कर रही है। कैसे? क्योंकि हमारे संविधान में डेमोक्रेसी बोली हुई है, मतलब चुने हुए लोग जो है वही कानून बनाएंगे, हमारे संविधान के तहत बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी के जजेस जो है, क्या वो चुने गए हैं? नहीं चुने गए हैं। मतलब ये जब कानून बनाते हैं तो वो अपने आप यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब जो हमारा संविधान है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है जो आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होगी, है ना। देन उसके बाद अगर हम द हिंदू में जाते हैं तो आज एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं केरला मॉडल जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ वो बोला गया है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रोम, ये भी इंडो पैसिफिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ यूथ, सिक्रेसी ऑफ वेपन बोलिए, है ना। तो मतलब क्या है कि एक भी एडिटोरियल जो है आज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें काम का नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एक एक करके। तो हम पार्लियामेंट चैप्टर देख रहे हैं। पार्लियामेंट चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट्स में हमने दोनों ही हाउसेस के बारे में देख लिया है, लोकसभा के बारे में देख लिया है, राज्यसभा के बारे में देख लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने उसकी जो चीज़ें हैं वो समझी है। अब जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस है, टेम्पररी हाउस है? जल्दी जल्दी बताइए। जैसे मैंने आपको कहा है कि इंटरेक्टिव रहना चाहिए, तब जाकर ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए जोर से बोला कीजिए, जवाब है वो जोर से दिया कीजिए। लोकसभा टेम्पररी हाउस है, परमानेंट हाउस है? बिल्कुल सही, टेम्पररी हाउस है। क्यों? 5 साल का टेन्योर होता है, वो डिसॉल्व होता है। राज्यसभा अगर हम देखें तो परमानेंट हाउस है, टेम्पररी हाउस है? परमानेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा जो 5 साल का टेन्योर दिया गया है, क्या उससे एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इमरजेंसी के टाइम। क्या पहले डिसॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर मेजोरिटी नहीं रहा तो। ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि अगर किसी को राज्यसभा के लिए खड़े रहना है, ठीक है, किसी राज्य से खड़े रहना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे महाराष्ट्र से खड़े रहना है, तो मुझे इलेक्टर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, इलेक्टर होना बिल्कुल जरूरी है। वोटर होना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अब कौन से राज्य में? सिर्फ महाराष्ट्र में क्या? तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, है ना, कि अगर किसी को किसी राज्य से राज्यसभा के लिए खड़े रहना है तो उसे इलेक्टर वोटर जो है उस राज्य में रहना चाहिए। लेकिन ये 2003 तक था। 2003 के बाद ये चेंज कर दिया गया। 2003 के बाद क्या चेंज हुआ कि अगर आपको राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य से खड़े रहना है, फॉर से कि अगर मुझे मैं इलेक्टर वोटर बोल दीजिए, मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, अगर मुझे यूपी से खड़े रहना है तो क्या मैं रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकता हूँ। मतलब कि भारत में कहीं से भी अगर मैं इलेक्टर वोटर हूँ तो फिर मैं किसी भी राज्य से जो राज्यसभा की सीट्स है उसके लिए खड़े रह सकता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा ना कई बार कि जो पार्टी होती है, पार्टी की जो एकदम सशक्त कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, भले वो किसी भी राज्य की हो, ठीक है, अगर वो दिल्ली में रहते हो, अगर वो उत्तर प्रदेश में रहते हो, लेकिन फिर भी वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं जहां से उनको जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना नजर आती है, जिनमें जहां पर उनके पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा है, वर्चस्व है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2003 के बाद से चेंज कर दिया गया था। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर। लोकसभा राज्यसभा दोनों अच्छी तरीके से हमने देखे। अब यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक तरीके से आप समझ सकते हो कप्तान, जो कैप्टन होता है। जैसे कि क्रिकेट टीम है तो उसका कैप्टन होता है, फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन होता है, तो इसी तरीके से जो हाउस है उसका भी एक कैप्टन होता है, कप्तान होता है, जो हाउस को चलाता है। अब कैप्टन को अपनी टीम सिलेक्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या वो एमपी सिलेक्ट कर सकता है? नहीं। यहाँ पर इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस है ये काफ़ी डिफरेंट है। इसको भी काफ़ी पावर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं, लेकिन इसके पावर्स एंड फंक्शंस काफ़ी डिफरेंट है एक कैप्टन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसलिए इन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। एक प्रिसाइड कर रहे हैं, एक हाउस की प्रोसीडिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मोस्टली क्या होता है कि हम जब लोकसभा की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयर पर बैठे हुए होते हैं, हम मोस्टली देखते हैं कि वो बोल रहे हैं भैया आप शांत रहो, आप बोलो, आप शांत रहो, आप बोलो, है ना। इसलिए हमें लगता है कि इनका रोल सिर्फ यहीं तक होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी बड़ा रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और काफ़ी अहमियत वाला रोल ये अदा करते हैं। तो क्या रोल है ये हम यहाँ पर जानेंगे। लोकसभा अगर हम देखें तो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा जाता है स्पीकर, और उसी के साथ राज्यसभा जो है
वहां पर जो प्रिसाइड करते हैं उन्हें कहा जाता है चेयरमैन। तो टर्मिनोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको एग्जाम में आ सकता है। अब लोकसभा में स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ये तो होते ही है, उसी के साथ साथ राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ये भी होते हैं। उसके साथ यहाँ पर चेयरपर्सन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होता है। और अगर हम राज्यसभा देखें तो वहां पर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स हमें देखने को मिलता है। ये क्या है आगे बताऊंगा, तो सबर करो सबर करो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? स्पीकर। अब स्पीकर जो है ये कैसे आता है आपके मन में? देखिए, जब भी कोई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, जब भी कोई नया ऑफिस आ रहा है, तो आपको कुछ सवाल जो आपके मन में अपने आप आने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला तो सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि ये कौन है? जो भी आपने नया अगर ऑफिस सुना है तो ये कौन है? दूसरा जो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये इलेक्ट होकर आता है या फिर इसे अपॉइंट किया जाता है। तीसरा जो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर इलेक्ट होकर आता है तो कौन कौन इसके लिए वोट करता है? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, है ना? तो ऐसे कुछ सवाल है जो अपने आप आपके मन में आने चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, उसके जवाब आप ढूंढने लगते हो, तो आप वो कभी नहीं भूलते हो। नहीं तो क्या है, आप अगर पढ़ते रह रहे हो पढ़ते रह रहे हो पढ़ते रह रहे हो तो फिर मजा नहीं है, आप भूल जाओगे। तो अपने आप क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, अपने आप उसके जवाब ढूंढिए, आप कभी वो चीज़ नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए, आप देखिए, सिर्फ देखिए किस तरीके से आपको याद रहता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या फ्रेम किया है कि कौन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है कि इलेक्ट होकर आता है या फिर अपॉइंट होकर आता है। तीसरा है कि अगर इलेक्ट होकर आता है तो हु वोट, ठीक है, हु वोट, या फिर अपॉइंट होकर आता है तो कौन अपॉइंट करता है, हु अपॉइंट्स है, ठीक है। और चौथी चीज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि उसकी पावर कौन कौन सी है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या क्या है। तो ये चार चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चार पहलुओं पर हम जो स्पीकर है, जो चेयरमैन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोकसभा का स्पीकर देखते हैं तो ये कौन है? जैसे मैंने आपको कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। सिंपल टर्म्स में प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कि लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको प्रिसाइड करता है। दूसरी चीज जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इलेक्ट होकर आता है या अपॉइंट होकर आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट होकर आता है, ठीक है, अपॉइंट होकर नहीं आता है, इलेक्ट होकर आता है। अब जब इलेक्ट होकर आ रहा है तो मतलब अब कौन इसके लिए वोट कर रहे हैं? तो इलेक्ट होकर आ रहा है बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। मतलब क्या है कि लोकसभा के स्पीकर के लिए क्या मैं खड़ा रह सकता हूं? क्या आप खड़े रह सकते हो? नहीं। जो एमपीज है उनमें से ही कोई स्पीकर के लिए खड़ा रहेगा। जो एमपीज है, हाउस में जो एमपी चले गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए हैं, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में जो एमपी चले गए हैं उनमें से किसी एक को इलेक्ट करके आप स्पीकर जो है वो बना रहे हो, ठीक है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वोट कौन करेगा? तो यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, दो सवालों के जवाब यहाँ पर दिए गए। एक तो इलेक्ट होकर आता है, अपॉइंट होकर आता है, तो इलेक्टेड होता है। दूसरी चीज क्या है कि कौन, हु वोट बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द लोकसभा। किसके द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है? लोकसभा के द्वारा। मतलब कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हम एक ऐसे करते हैं, हम सब जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इंक्लूडिंग मैं, ठीक है, मैं और आप सब, जो लोकसभा है उसके एमपी चुनकर आ गए हैं। एमपी कैसे चुनकर आते हैं? हम वोट करते हैं ना, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं हम वोट करते हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मुझे चुनकर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लाया गया, आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर लाया गया, और भी जो सब लोग देख रहे हैं सबको कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर लाया गया। और हम क्या किए हैं, हम यहाँ पर लोकसभा के हाउस में जाकर बैठ गए। अब लोकसभा के हाउस में जाकर बैठने के बाद हम में से ही किसी को खड़ा किया जाएगा कि आप यहाँ पर जो स्पीकर है उसके लिए खड़े हो रहे हो। तो कौन खड़ा होगा? मैं खड़ा हो रहा हूँ, आप खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो लोकसभा में जितने भी एमपी ऐसे चुनकर आए हैं सब वोट करेंगे। अब समझ लीजिए कि आपके लिए वोट किया, आपके लिए ज्यादा वोट्स आ गए, तो मतलब क्या होगा? मतलब कि आप स्पीकर बन जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, जब भी ऑफिस वैकेंट होता है तो लोकसभा किसी और मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं वैकेंसी फिल करने के लिए। मतलब कि आपको स्पीकर ये इलेक्ट करके लाया गया, आप स्पीकर बन गए, लेकिन ऐसा हुआ कि आपने रेसिग्नेशन दे दिया। आपने बोला कि यार मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो इसलिए, या हो गई हूँ, इसलिए मैं अभी जो रेसिग्नेशन है वो दे रही हूँ या दे रहा हूँ स्पीकर से। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने जब रेसिग्नेशन दे दिया तो फिर वो प्लेस वैकेंट हो गई। अब प्लेस वैकेंट हो गया, नहीं होने के बाद क्या होगा? तो उस प्लेस में कोई और, क्योंकि वही लोग है ना, वही लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार मयूर एक काम करो यार, तुम खड़े हुए थे ना, चलो तुम फिर से खड़े हो जाओ, हम तुमको चुनकर दे रहे हैं और तुम यहाँ पर बन गए। समझ रहे हो? तो जब भी वैकेंसी होती है तब यहाँ पर किसी और को इलेक्ट करके ला दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों मैं इतना इस पर जोर देके बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्ज कीजिए
अगर आपकी तबीयत खराब है और आप प्रिसाइड करने के लिए नहीं आ पाए, आपकी तबीयत खराब है और आप प्रिसाइड करने के लिए नहीं आ पाए, तो क्या यहाँ पर हाउस फिर से वो किसी को इलेक्ट करके ला देगा? जी नहीं, तब नहीं होता है। कब होता है? जब वैकेंट हो। वैकेंट कब होती है? अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर किसी ने रेसिग्नेशन दे दिया है ना, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो उस टाइम पर जो प्लेस है वैकेंट या फिर रिमूव कर दिए गए, तो फिर प्लेस जो है वैकेंट हो जाती है। अब सवाल ये आता है, जो इलेक्शन है, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट करना पड़ रहा है लोकसभा के लोगों को, तो फिर डेट जो इलेक्शन की कौन फिक्स करता है? स्पीकर की फिक्स की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन इलेक्शन की डेट फिक्स करता है, तो आपको ध्यान में रहना है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फिक्स करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है कि कब तक रहते हैं स्पीकर जो है, वो कब तक रहते हैं, उनका टेन्योर। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है उनका टेन्योर। टेन्योर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर होता है कि जब तक लोकसभा है, मतलब फॉर एग्जांपल बीजेपी की अगर सरकार आई है, तो जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक ये लोकसभा का टेन्योर रहेगा, तब तक स्पीकर का माहौल रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर 5 साल उनका टेन्योर नहीं दिया गया, ऐसा बोला गया 5 साल, जी नहीं। यहाँ पर बोला जब तक लोकसभा का है। लोकसभा अगर एक्सटेंड हुई है किसी कारणवश, इमरजेंसी की वजह से एक्सटेंड हुई है, तो इनका भी कार्यकाल एक्सटेंड होगा। अगर वो पहले गिर गई है, तो ये भी चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या बोला गया है, रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो निकाले भी जा सकते हैं, है ना, मतलब प्लेस जो है जल्दी वैकेंट भी हो सकती है, समय से पहले भी वैकेंट हो सकती है। मतलब कि अगर वो मेंबर ही ना रहे लोकसभा के, तो उस समय पर भी यहाँ पर क्या हो सकता है कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। लोकसभा के मेंबर रहना जरूरी है। जो लोकसभा का मेंबर है, जो एमपी है, वही स्पीकर बन सकता है ना, क्योंकि उनमें से ही चुनकर लाया जा रहा है। दूसरा है कि अगर वो रिजाइन कर देते हैं, रेसिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। अब यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर कौन है, ये हम आगे देखेंगे। ध्यान देना है आपको। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अपना रेसिग्नेशन राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर अपना जो रेसिग्नेशन है वो किसको दे रहे हैं? डिप्यूटी स्पीकर को दे रहे हैं। और तीसरा आता है कि अगर उन्हें रिमूव किया गया, देखिए राष्ट्रपति छोड़कर बाकी किसी के भी लिए हम इम्पीचमेंट यूज नहीं करते हैं। इम्पीचमेंट हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, बाकी जो भी उनके रिमूवल के लिए हम इम्पीचमेंट यूज नहीं करते हैं। ध्यान देना है आपको, रिमूवल यूज करते हैं। तो रिमूव अगर किए जाते हैं, रिजोल्यूशन जो है मेजोरिटी से पास होना चाहिए ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, और 14 डेज की एडवांस नोटिस जो है वो देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्पीकर है उनको रिमूव करना है, तो क्या ऐसा है कि चलो भैया अब तुम्हारा टाइम हो गया, तुम आके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। उनको अगर रिमूव करना है, लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है, लोकसभा जो है चल रही है अभी, लेकिन उनको रिमूव करना है, तो 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी से, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इफेक्टिव मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए, तब जाकर उन्हें रिमूव किया जाएगा। अब इफेक्टिव मेजोरिटी आप बोलोगे कि भैया दोनों हाउसेस में होना चाहिए क्या? अब ये लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा का कोई लेन देना है क्या? नहीं है। तो बट ऑब्वियस है कि क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा से पास होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, हमने भले ही देखा था, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी इज मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस उसका 50% ज्यादा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है हाउस की? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हमने देखा था कि हम जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उसमें से अगर कोई वैकेंट सीट है तो वो हम रिमूव कर देते हैं, वो हम माइनस कर देते हैं। फॉर से कि यहाँ पर हाउस है लोकसभा, है ना, लोकसभा देख रहे हैं ना, स्पीकर का रिमूवल देख रहे हैं, तो लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट अगर हम स्ट्रेंथ देखें लोकसभा की कितनी है, वो है 545, लेकिन उसमें से 15 वैकेंसीज है, किसी की डेथ हुई है, किसी ने रेसिग्नेशन दे दिया है, तो ऐसे 15 वैकेंट सीटें पड़ी हुई है, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिलेगी हमें कितनी है? 530। अब 530 हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ मिल गई, तो 530 का 50% ज़्यादा, ये हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी है? 266। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में और इफेक्टिव मेजोरिटी में। इफेक्टिव एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर देखा जाए तो उसका स्टेटमेंट ऐसा आता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और वर्ड जो है वो ऐड हो रहा है, वो है देन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी समझ में आ गई। तो रिमूवल के लिए देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो दोनों हाउसेस है, दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, उनके रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी इस्तेमाल होती है। लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है, उनके लिए एक और थोड़ी चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इफेक्टिव मेजोरिटी इस्तेमाल होती है। चलिए, अब स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, इनके रिगार्डिंग हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखते हैं
कि जब रिमूवल जो रिजोल्यूशन है उनके रिमूवल का जो रिमूव किया जा रहा है जब वो अंडर कंसिडरेशन है तो वो हाउस को प्रिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वो प्रेजेंट रह सकते हैं लेकिन प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना है आपको। यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया कि जैसे कि आप हो, ठीक है, आप जो स्पीकर है वो बन गए थे। अब क्या हुआ है कि आपका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, मतलब आपको रिमूव करने का रिजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में है, वो चल रहा है। तो उस दौरान आप प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, आप प्रिसाइड नहीं कर सकते। आप चेयर पे बैठ नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते भैया तुम शांत रहो, ये करो वो करो। आप प्रेजेंट रह सकते हो, हाउस में रह सकते हो, लेकिन आप प्रिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिसाइड आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब चेयर पर बैठ नहीं सकते, वो अवधि आप नहीं संभाल सकते। एक नॉर्मल एमपी के तौर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर हाउस में आकर बैठ सकते हो। दूसरा यही बोला गया है कि आप बोल सकते हो, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हो, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हो, इक्वालिटी में नहीं। अब ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आसान शब्दों में आपको बताता हूँ क्या है कि हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, हाउस है, लोकसभा है। लोकसभा में अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, उसे 50% ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए रहेगी और प्रेजेंट एंड वोटिंग, बराबर है, 50% ज़्यादा चाहिए रहेगी और प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा से। अब क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसने एक न्यूट्रलिटी बरतनी चाहिए। न्यूट्रलिटी इन द सेंस कि उसने जो सरकार है उनका साथ नहीं देना चाहिए, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि एक अवधि संभाल रहा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो, स्पीकर ऑफ बीजेपी, स्पीकर ऑफ कांग्रेस नहीं है, तो इसीलिए उसे न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब कैसे? मतलब कि लोकसभा है, लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोग वोट करते हैं उस बिल पर, और अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो वो बिल पास हो जाता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के 60 लोग प्रेजेंट है और बीजेपी है, बीजेपी के समझ लीजिए 70 लोग प्रेजेंट है। अब कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अब इसमें जो वोट है बिल को, वो 70 वोट्स मिल गए हैं हाँ के लिए कि बिल पास होना चाहिए, और 60 वोट मिले हैं कि नहीं, बिल पास नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो स्पीकर है, क्या उनका वोट गिना जाएगा? क्या वो भी इसमें वोट कर सकते हैं? जी नहीं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाकी नीचे बैठे हुए जो एमपीज है सिर्फ वो वोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल है, बिल जो है वो पास हो गया। लेकिन सिनारियो ऐसा हो गया कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ और कांग्रेस के 60 वोट मिले और बीजेपी के भी 60 वोट मिले, ठीक है, इस तरीके से टाई हो गया। अब बहुत ही रेयर इंस्टेंस ऐसा होता है कि कभी टाई हो जाए, लेकिन अगर हो गया, टाई हो गया, तब ऐसे सिनारियो में क्या होगा? ऐसे सिनारियो में स्पीकर के पास एक पावर आ जाती है। स्पीकर के पास ये पावर आती है कि जब भी ऐसा टाई हो तो अपना वोट वो कास्ट कर सकती है या कास्ट कर सकते हैं। अब वो अगर यहाँ पर इसके लिए दे देते हैं कि हाँ पास होना चाहिए, बिल पास हो जाएगा। अगर वो बोलते हैं बिल पास नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। समझ में आ गया? तो जब स्पीकर अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, जब स्पीकर अपनी जो चेयर है वो संभाल रहे हैं, प्रिसाइड कर रहे हैं, उस टाइम पर वो नॉर्मल इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। अगर टाई होता है तो वो वोट कर सकते हैं, लेकिन जब उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, जब उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो तो प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। पहले हमने देखा ना कि अगर उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो तो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो नीचे आम एमपीज की तरह बैठ सकते हैं। तो वैसे सिनारियों में जब वो आम एमपीज की तरह बैठे हुए हैं तो उसमें वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो हमने सिनारियो देखा था, तो इसमें अगर जो स्पीकर है, अगर उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, वो इसमें शामिल है, तो वो यहाँ पर वोट करेंगे, वो टाई के टाइम पर वोट नहीं करेंगे। समझ रहा है आपको? बहुत ही आसान है। तीसरा यहाँ पर है कि अगर रिजोल्यूशन जो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाता है तो वो रिमूव हो जाएंगे, जो अभी हमने देखा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब हम आते हैं रोल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोकसभा है उसका हेड इन्हें बोला जाता है, स्पीकर होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो पावर्स होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं मेंबर्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ हाउस के, तो उसके वो गार्डियन होते हैं। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला कौन होता है, फाइनल इंटरप्रेटर कौन होते हैं। उसी तरीके से आपको ऐसा भी आ सकता है, जो मेंबर्स है, पावर्स और प्रिविलेजेस जो होते हैं मेंबर ऑफ हाउस के, तो उसके गार्डियन कौन होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये कौन रहेगा? ये रहेगा स्पीकर। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं हाउस के, जो हाउस है उसके प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन रहेंगे। डिसीजन जो भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं उसमें उनका डिसीजन फाइनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनल डिसीजन होता है, जो वो बोलेंगे वैसा रहेगा। उसी के साथ साथ ग्रेटर ऑनर वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं, डिग्निटी, सुप्रीम ऑथोरिटी जो है विद इन दी हाउस वो एंजॉय करते हैं।
बाकी एमपीज की तरह नहीं होता है, इनकी डिग्निटी ऊपर होती है। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें भी उनकी अवधि ऊपर है, वो हम आगे देखेंगे। अब पावर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो अपनी पावर डिराइव कहाँ से करते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से उनको इतनी पावर मिली हुई है? तो उनकी जो पावर है वो 3 जगहों से डिराइव करते हैं, सिर्फ संविधान नहीं, 3 जगहों से डिराइव करते हैं। ये कौन कौन सी है? तो ये हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे संविधान ने उनको पावर तो दी ही है कि हाँ भैया तुम्हारे पास पावर तो है ही और तुम हो बड़े खिलाड़ी। दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है वहां से वो डिराइव करते हैं। और तीसरा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो ये 3 चीजें हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा नीचे दिए गए में से कहाँ कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, तो आपको अगर बोला जाए ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी रूल ऑफ प्रोसीजर, सी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, तो उसका जवाब क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। अब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा पर हम आ रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब इसी के डेप्यूटी है। मतलब क्या है कि ये कैसे होते हैं? सेम सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको थोड़ी रेप्लिका ही देखने को मिलेगी कि इलेक्ट होकर आते हैं बाय दी लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इस मेंबर। सेम उसी तरह जैसे कि स्पीकर आते हैं उसी तरह। मतलब क्या हाउस क्या है? हाउस का 2 काम है, एक तो स्पीकर को भी चुन कर देना और डेप्यूटी स्पीकर को भी चुन कर देना। मतलब जब आप और मैं खड़े हुए थे स्पीकर के लिए तो आप चुनकर आ गए, मैं नहीं आ पाया, तो अब यहाँ पर डेप्यूटी के लिए मैं चुनकर आ गया। ठीक है। जब भी ऑफिस वैकेंट होता है तो लोकसभा जो है फिर से किसी को चुन लेते हैं वैकेंसी फिल कर। यहाँ पर एक चेंज है। क्या चेंज है? हमने स्पीकर के टाइम पर, मतलब आपके जो इलेक्शंस थे, स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के लिए जो इलेक्शन की डेट है कौन फिक्स करता है? तो स्पीकर जो है उसके द्वारा, मतलब आप फिक्स करोगे, स्पीकर आप फिक्स करोगे। ठीक है। सेम वही ऑफिस में रहते हैं जब तक लोकसभा जो उसकी लाइफ है। वो अगर मेंबर ना हो लोकसभा के तो वो निकल जाएंगे। रिजाइन अगर कर देते हैं किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, जो स्पीकर है वो किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कौन किसको अपना रेसिग्नेशन देता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। मतलब आप और मैं एक दूसरे को देंगे जो रेसिग्नेशन लेटर है। इससे हम याद रख सकते हैं ना, पेपर में आ जाएगा आपको, हाँ मतलब मैं तो स्पीकर था या थी, मैं किसको दूंगी? अच्छा मयूर सर को दूंगी। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। मैं किसको दूंगा? मैं आपको दूंगा, मैं तो पेपर में दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनको भी रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। सेम उसी तरह। ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के लिए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेप्यूटी स्पीकर, आपको स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं ना डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, तो डेप्यूटी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ऐसा अगर आ जाए तो गलत रहेगा। सबऑर्डिनेट नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के लिए। ठीक है। मतलब उनके असिस्टेंट नहीं हो। उसी के साथ साथ 14 डे एडवांस नोटिस, वही सेम चीज़ है। 14 डे एडवांस नोटिस, जब रिजोल्यूशन जो है कंसिडरेशन में हो तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं सीटिंग को, है ना, प्रेजेंट रह सकते हैं, प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वो बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, लेकिन इक्वालिटी में नहीं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डेप्यूटी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज। डेप्यूटी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है कि जब भी उन्हें किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाता है, ऑटोमेटिकली वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर को एक ज़्यादा प्रिविलेज है। क्या है कि अगर उन्हें अपॉइंट किया गया, कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर अपॉइंट करता है। तो अगर स्पीकर ने डेप्यूटी स्पीकर को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के लिए अपॉइंट किया है, अपने आप वो, मतलब यहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा कौन चेयरमैन है, अपने आप वो चेयरमैन बन जाएंगे। लाइक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रिसाइड कर रहे हैं। जब वो प्रिसाइड कर रहे हैं, आप सोचोगे कि यार नॉर्मल टर्म्स में जब स्पीकर जो है वो आए हैं और स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं तो डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं? उनके बाजू में चेयर डाल के बैठते हैं क्या? नहीं, वो नॉर्मल एमपी की तरह बैठते हैं। नॉर्मल एमपी की तरह उनकी पावर, उनका जो रुतबा है वो कब आ रहा है डेप्यूटी स्पीकर का रोल? जब स्पीकर जो है उनकी तबीयत खराब है या वो आए नहीं है उस टाइम पर। समझ में आ रहा है आपको? तो आइए अब यहाँ पर बात करते हैं हम प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रपोज्ड लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में, पाइपलाइन फॉर 20 ईयर्स। ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो उन्होंने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो उसको कहा कि वो यहाँ पर एरिया जो उसको डिक्रीज करे, जो यहाँ पर है फ्रॉम 1995 स्क्वायर किलोमीटर टू 450 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर कम जो है वो होना चाहिए? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये मतलब टॉप मोस्ट, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट पोजिशन हमें देखने को मिलती है कहाँ की? इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। तो ये चीज़, जैसे हमारे यहाँ पर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, कौन सी है? IAS, IPS एंड IFOS, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो है ये
यहाँ पर ये बनते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो सोचिए यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने इनको कहा है कि वो करें, मतलब कितनी पावर जो है इनके हाथ में होती होगी फॉरेस्ट रिलेटेड, है ना। तो आगे अगर आप ये सोच रहे हो कि आईएएस जो है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर होता है, तो इसमें आप ऑप्ट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेमरू एलिफेंट रिजर्व अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखिए छत्तीसगढ़। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये प्रपोजल है फॉर रिजर्व इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट। ये पास किया गया इनोनिमसली असेंबली के द्वारा, है ना, अप्रूवल मिल गया 2007 में। और उसी के साथ यहाँ पर लेमरू जो है वन ऑफ दी 2 एलिफेंट रिजर्व जो प्लान किया गया है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो उसको यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पर 450 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पर प्रपोज किया गया था। अभी गवर्नमेंट जो है रिड्यूस क्यों करना चाहती है साइज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों, यहाँ पर एरिया जो है ये रिजर्व पार्ट ऑफ हसदेव अरण्य फॉरेस्ट है, ठीक है। ये डेंसली बायोजोन है जो कोल डिपॉजिट में काफ़ी रिच है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये, है ना। तो इसमें हमें वो देखने को मिलता है, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है इसमें कोल ब्लॉक जो एरिया में, है ना, तो यहाँ पर 22 कोल ब्लॉक जो एरिया में अलोकेट किए गए माइंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये सारी। अब देखिए क्यों यहाँ पर ये हो रहा है, आपको मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है कि लेमरू टाइगर रिजर्व अपना एलिफेंट रिजर्व, एंड देन यहाँ पर हसदेव अरण्य कोलफील्ड, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि है कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है। तो ये चीज़ें जो है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आती है। बाकी अगर आप देखोगे तो जो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो है इंडिया का, उन्होंने 2010 में डिक्लेयर किया एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एलिफेंट एनिमल। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कब किया गया, जिससे कि यहाँ पर सफिशिएंट प्रोटेक्शन जो एलिफेंट को वो दिया जा सके। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो यहाँ पर ये अलग अलग जो होते हैं स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती है, प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर जो है डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स का वो इंश्योर किया जा सके, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट एलिफेंट कॉरिडोर। क्या होता है कि देखिए एलिफेंट एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बीच में समझ लीजिए एनिमल जो ह्यूमंस है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस उनको मारते हैं, है ना। देन उसके बाद रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक से जाते हैं तो उनकी वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए कॉरिडोर बनाया जाता है जहाँ से वो ट्रैवल कर सके बिल्कुल आराम से, जहाँ पर ना ही किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ना ही कुछ है, ठीक है। तो मिटिगेशन प्रिवेंशन जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का, वो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। तो मेन्स प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एम क्या है, एम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो साइंटिफिक एंड प्लांट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो यहाँ पर डेवलप और प्रमोट किया जा सके एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। इलीगल ट्रेड जो है आइवरी का, क्योंकि उनको मारकर उनके जो दांत है वो निकाल लिए जाते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर प्रिवेंट किया जाए। जो हंटर्स है पोचर्स है उनको उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। स्ट्रेटेजी जो है कि यहाँ पर जो एलिफेंट की डेथ होती है, अगर नेचुरल डेथ हो जाए कि वो नेचुरली अगर डेथ हो रही है तो बात अलग है। अननेचुरल डेथ जो है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाए, मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजीज डेवलप की जाए कि अननेचुरल डेथ ना हो। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है एलिफेंट के हैबिटेट का, माइग्रेटरी रूट का, वो यहाँ पर इंश्योर किया जाए कि जहाँ जहाँ से उनको जाना है वो सब प्रोटेक्टेड रहे। उसी के साथ यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है एलिफेंट हैबिटेट का ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच में वो यहाँ पर कम किया जाए। साइंटिफिक रिसर्च जो है एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड वो प्रमोट किया जाए। वेटरनरी केयर जो है प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए डोमेस्टिक एलिफेंट के, वो यहाँ पर सही तरीके से हो कि कोई भी अगर चोट लगे तो वेटरन वहाँ पर आ जाए, उसका इलाज जो है वो सही ढंग से हो सके। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर कि हेल्पिंग दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इंडियन एक्सप्रेस एंड द प्रिंट दोनों में हमें एडिटोरियल देखने को मिलता है और अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। इसका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो नया लाया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स है उनके लिए लाई गई है, तो उसके लिए हेल्प करना चाहिए। तो आपको मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जो नई मिनिस्ट्री यहाँ पर स्थापित की गई है, क्या ये जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसमें परिपूर्ण होगी, क्या उसमें उत्तीर्ण होगी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या इसका रिजोल्यूशन हो सकता है, व्हाट आर कोऑपरेटिव्स। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है आपको मेंस में आ सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, इंडिया जो है अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है जो यहाँ पर कंट्री की कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगी। ये एक अपॉर्चुन मूवमेंट है, जिससे कि जो मूवमेंट्स है हिस्ट्री में उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स उसका पोटेंशियल एग्जामिन किया जाए, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको यहाँ पर एनालाइज करके उसको सॉल्व किया जाए कोऑपरेटिव्स को लेकर। तो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में थोड़े अगर फैक्ट्स देख लिए जाए, मिनिस्ट्री जो है क्या करेगी।
यहाँ पर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी। क्यों? ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारे कंट्री में उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हमारे कंट्री में उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में काम करेगी और कोऑपरेटिव्स को यहाँ पर अलाउ करेगी कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सही तरीके से हो सके, जहाँ पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स जो है वो यहाँ पर डेवलप करके उसको सही ढंग से अदा कर सके। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब मेन मुद्दा आता है कोऑपरेटिव्स क्या है जिसके लिए इसको लाया गया है। तो कोऑपरेटिव्स होते क्या है? देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कोऑपरेटिव्स जो है ये पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेस होते हैं। पीपल सेंटर्ड मतलब जो ओन्ड, रन्ड, कंट्रोल्ड किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा बाय एंड फॉर देयर मेंबर्स टू रियलाइज कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। मतलब समझ लो यहाँ पर एक विलेज है, विलेज में कुछ यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। इनकी कुछ कॉमन समस्याएं हैं, इकोनॉमिक बोलिए, सोशल बोलिए, कल्चरल बोलिए, कुछ समस्याएं हैं। उसका निवारण करने के लिए लोग जो है वो साथ में आए हैं और ये लोगों के द्वारा ओन्ड की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, रन की जा रही है कोई एंटरप्राइज। उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव अलायंस, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। समझ में आ गया? कोऑपरेटिव मतलब क्या है? लोग कोऑपरेशन के साथ, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है कि लोगों के कोऑपरेशन के साथ वो बैंक चलाई जा रही है, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। उसी तरीके से कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव अलायंस, लोग साथ में मिलकर कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं कोऑपरेटिव अलायंस। समझ में आ गया? एकदम ही आसान है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। मतलब समझ लो कि एक लड़का अगर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रख रहा है, कोऑपरेशन के साथ रख रहा है, तो बात अलग ही है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है फॉर्म होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एंड प्रोविजन जो है एटलीस्ट 18 साल के ऊपर रहने चाहिए और वो यहाँ पर कॉमन इकोनॉमिक कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, वीविंग हो गया, तो उसमें ये प्रोविजन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री जो है कोऑपरेटिव्स की, इसको डिवाइड किया जा सकता है दो फेजेस में। पहला फेज हमें देखने को मिलता है प्री इंडिपेंडेंस एरा का, हमारे आज़ादी मिलने के पहले। ब्रिटिश इंडिया जो है फर्स्ट उसने एनेक्ट किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। 1990 में कोऑपरेशन जो है प्रोविजनल सब्जेक्ट बन गया। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उन्होंने मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया, जो कि यहाँ पर मतलब मोर देन वन प्रोविंस में अगर कुछ चाहिए तो वहाँ पर वो प्रोवाइड करते थे। देन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आता है जिसमें 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है रिकमेंड करता है नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। देन 1984 वहाँ पर पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेकर आ गए। 2002 में एनडीए गवर्नमेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में उन्होंने नेशनल पॉलिसी जो कोऑपरेटिव्स पर वो लेकर आए। अभी अगर आप देखोगे तो 2021 है ना, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन वो यहाँ पर आ गई, जहाँ पर कोऑपरेटिव्स जो है उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन इंपॉर्टेंस जो है कोऑपरेटिव्स का वो क्या क्या है? देखिए, यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स हो, फंड्स हो, है ना, जहाँ पर स्टेट्स बोलिए, प्राइवेट सेक्टर बोलिए, वो अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो कोऑपरेटिव लोग एक साथ मिलकर उसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इनपुट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो कलेक्टिव समस्याएं हैं, जैसे हमने देखा था कि जो महिला है, अगर वहाँ पर पता चलता है कि बहुत महिलाएं हैं गांव में, वहाँ पर सारे पुरुषों का एक ड्रॉबैक है कि वो दारू पी के औरतों को मारते हैं। तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई, वो यहाँ पर अब उस पर निवारण कर रही है, काम कर रही है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको यहाँ पर सॉफ्ट करना, सोशल क्लेविजेस उसको रिड्यूस करना, ब्यूरोक्रेटिक इविल जो होते हैं, जो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बोलिए, ये अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्शन है तो उसको रिड्यूस करना, जो कंस्टेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उसको ओवरकम करना, ठीक है। देन उसके बाद कंडीसिव एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो देखिए चैलेंजेस भी है। सबसे पहले तो मिसमैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, बहुत सारे जो, मतलब ये बनाएगा कौन? कोऑपरेटिव जो है उसका हेड, एक लीडर जो है वो जो पॉलिटिकल सिनारियो से जुड़ा हुआ है वो हेड रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मैनिपुलेशन हो जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, पैसे हटने के लिए किया जाता है। अवेयरनेस जो है वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड कवरेज है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ते नहीं है।
फंक्शनल वीकनेस हमें देखने को मिलता है, वही कि मतलब पॉलिटिकल एजेंडा के साथ वो चल रही है, पॉलिटिकल एजेंडा उनका फुलफिल हो जाए, एक पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, एक पार्टी का बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए, उसके लिए काम करना, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या होना चाहिए, नए एरियाज जो है वो काफ़ी इमर्ज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उन्होंने लोगों को फेमिलियर करना चाहिए इन एरियाज के साथ, इन टेक्नोलॉजीज के साथ, जिससे कि लोग जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाए एंड जो हम करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, उसके साथ अलाइंड हो। यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है सबको यूनाइट करना उसका काम है, तो यहाँ पर क्या है, लोगों की समस्या को सॉल्व करना, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का काम होना चाहिए। इरेगुलरिटी जो कोऑपरेटिव इसमें चलती है उसको सही ढंग से उसका निवारण होना चाहिए, स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी मिसमैनेजमेंट मैनिपुलेशन उसका ना हो। कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एग्रीकल्चर फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी सबको यहाँ पर लिंक करके रखना चाहिए, जिससे कि सब एक साथ मिलजुल कर काम कर सके। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।